लॉरेंस बिश्नोई का भाई और मोस्ट वांटेड अनमोल बिश्नोई को आज अमेरिका से दिल्ली लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर एनआईए ने उसे आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया और अब उसकी कोर्ट में पेशी की जाएगी और फिर रिमांड पर लेकर अनमोल बिश्नोई से पूछताछ की जाएगी। अनमोल को अमेरिका से फर्जी दस्तावेज से आने के मामले में डिपोर्ट किया गया है। भारत में मोस्ट वांटेड अनमोल बिश्नोई कई मामलों में वांटेड है और एनआईए को उसकी लंबे समय से तलाश थी। सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी जैसे हाई प्रोफाइल हत्याकांड में उसका नाम है और अब इस कोर्ट में चल रहे इन मामलों को किसी अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा। साथ ही अनमोल बिश्नोई जैसे खतरनाक गैंगस्टर की क्राइम कुंडली का हिसाब भी होगा। और अनमोल बिश्नोई को अब एनआईए की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। अनुज हमारे साथ मौजूद हैं, पुलकित और ठीक वहां मौजूद हैं जहां से इस वक्त अनमोल बिश्नोई को ले जाया जा रहा है। तो सबसे पहले पुलकित के पास एक बार चलते हैं। पुलकित, हम देख रहे हैं कि आप अनमोल बिश्नोई की जो गाड़ी है जिसके जरिए उसको ले जाया जा रहा है उसके ठीक पीछे हैं। कितनी सतर्कता, सावधानी और सुरक्षा के साथ अनमोल बिश्नोई को ले जाया जा रहा है? देखिए, सीधा मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। काफी एक बड़ा सुरक्षा घेरा है। अनमोल बिश्नोई 2022 में भारत से भाग के गया था जब मशहूर सिंगर मूसेवाला की हत्या की गई थी और उसमें जो मेन एक्यूज थे उनमें से अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आता है हमेशा और चार्जशीट में पंजाब पुलिस ने नाम भी लिखा था। फिर 2024 के अंदर देखिए, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कितना सुरक्षा घेरा है जहां से अनमोल बिश्नोई को लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि ये एक बड़ा कैच है और उसके बाद में एक बड़ी पूछताछ यहाँ की जाए। ये जो बस है, जो आप बस देख रहे हैं, इसी में अनमोल बिश्नोई मौजूद है और दिल्ली पुलिस की और एनआईए की टीम साथ में मौजूद है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं और सीधा यहाँ से कोर्ट लेकर जाया जाएगा। उसके बाद में रिमांड मांगी जाएगी और बहुत सारे जो केसेस हैं, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी से जुड़ा हुआ हो या फिर सलमान खान को धमकी से जुड़ा हुआ मामला हो, उन तमाम चीजों में पूछताछ होगी। 2022 से ही ये फरार था, नेपाल के रास्ते भागते हुए अमेरिका चला गया था और वहां से आज इसे डिपोर्ट किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस बस के अंदर अनमोल बिश्नोई मौजूद है और गैंग इतना बड़ा कि भारत ही नहीं बल्कि कई देशों तक इनके तार फैले हुए हैं और इन्हीं का सबका पता अब एनआईए के साथ साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियों को लगाना है कि किस तरीके से ये अपना पूरा नेटवर्क चलाते हैं, अकाउंट कौन देखता है, कहां तक तार फैले गए हैं, क्योंकि सूत्र ये भी बताते हैं कि करीब 700 शूटर इनके गैंग के अंदर शामिल हैं। अब अनमोल बिश्नोई थोड़ी देर के अंदर कोर्ट के अंदर पहुंच जाएगा। उसके बाद में एनआईए जाहिर तौर पर रिमांड मांगेगा और रिमांड के बाद में पूछताछ शुरू होगी। तमाम जो एजेंसियां हैं वो कई राज्यों की पुलिस इसकी कस्टडी चाहती है, क्योंकि हर राज्य में, कई राज्यों में इसके खिलाफ मामले चल रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, तो उन तमाम पुलिसों को इसकी रिमांड चाहिए होगी। उसी से उनसे जुड़े हुए मामलों का खुलासा हो पाएगा कि आखिर किस तरीके से इस पूरे उन मामलों की साजिशें रची गई थी। अब धौला कुआं से निकालकर इसे अभी थोड़ी देर में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। मुझे लगता है मुश्किल से यहाँ से 10 से 15 मिनट में ये पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच जाएगा। तस्वीरें आप अनमोल बिश्नोई की देख रहे हैं। जी, तो पटियाला हाउस कोर्ट का एक बार रुख कर लेते हैं। प्रेरित, वहां पर क्या तैयारी है? अब बिल्कुल देखिए कि यहाँ पर दोपहर से ही लगातार सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी कर दी गई है। पहले आपको तस्वीरें में दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पर लगातार जो है रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। अंदर में भी दिल्ली पुलिस के काफी पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही साथ बाहर में ट्रैफिक क्लियरेंस के लिए भी यहाँ पर लगातार जो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तैनाती है कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी न रुके, क्योंकि जिस तरीके से अनमोल बिश्नोई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल रहा है और ऐसे में आज एनआईए को जो बड़ी एक उपलब्धि हासिल हुई है कि एनआईए ने उसे नई दिल्ली एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया है, तो अब उसे थोड़ी देर में जो है उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि एनआईए ने जो 2023 में जो चार्जशीट फाइल किया था उसमें 19वें नंबर का आरोपी था जिसके ऊपर कई सारे संगीन आरोप लगे हैं। और लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में है, लेकिन जेल के बाहर से अमेरिका से जिस तरीके से अनमोल बिश्नोई इस पूरे अपने गैंगस्टर के पूरे सरगना को चला रहा था, तो कहीं ना कहीं एजेंसी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जो अभी आपको बताऊं कि
थोड़ी देर बाद उसका पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी, जिसके बाद एनआईए उसके लिए अपने रिमांड मिलेगी और उसके बाद रिमांड में जब पूछताछ होगी तो उसके अलावा अनमोल पे दिल्ली पुलिस में भी मामले दर्ज है, जहां दिल्ली पुलिस में भविष्य में अनमोल को अपनी कस्टडी के लिए मांग करेगी, जहां अनमोल को लेकर के पूछताछ करेगी। क्योंकि बीते दिनों की बात बताएं तो सनलाइट कॉलोनी में एक बिजनेसमैन को धमकी मिली थी और पैसे की उगाही को लेकर के कॉल किया गया था, जिसको लेकर के अनमोल के खिलाफ दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज है। तो कहीं ना कहीं अनमोल बिश्नोई जो 2022 से ही लगातार फरार था, 2023 में जब उसकी चार्जशीट फाइल की तो उसमें साफ तौर पर बताया गया कि 2020 से लेकर के 2023 तक में ये गोल्डी बरार के साथ जो है कई तरह के घटनाओं को, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया था। तो कहीं ना कहीं नजर बनाकर रखिए, आपके पास फिर लौट कर आऊंगा। अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त एनआईए हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं। अनुज, कौन कौन से ऐसे सवाल हैं, कौन कौन से ऐसे मामले हैं अनमोल बिश्नोई से जिसका जवाब एनआईए को लेना है, और अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी से कौन कौन से ऐसे केस हैं जो बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं? जी देखिए, कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करनी है, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इसे एक संयोग ही मानेंगे कि 19 तारीख का दिन तारीख थी जब अनमोल बिश्नोई जो है वो भारत से फरार हुआ था, और आज भी 19 तारीख ही है जब अनमोल बिश्नोई जो है वो भारत में आया है। तो जाहिर तौर पर अब अनमोल बिश्नोई को कोर्ट में पेश करने के बाद इसी एनआईए हेडक्वार्टर में ले आया जाएगा। उसके बाद कई ऐसे मामले हैं जिनका जवाब एजेंसी जो है वो अनमोल बिश्नोई से लेना चाहेगी। हालांकि जहां तक बात की जाए एनआईए की केस की, तो एनआईए के केस में वो 10 लाख का इनामी था और ऑर्गेनाइज क्राइम के मामले में वो एनआईए का वांटेड था। एनआईए ने जिस तरीके से अपनी चार्ज सीट में भी लॉरेंस को लेकर कहा था कि लॉरेंस की तुलना जो है वो दाऊद इब्राहिम से की गई थी, और ये बताया गया था कि किस तरीके से लॉरेंस गैंग जो है वो तेजी से एक कॉर्पोरेट कंपनी की तर्ज पर काम कर रहा है, और लगातार न सिर्फ उसके गैंग में शूटर्स खासतौर पर जो युवा लड़के हैं वो भर्ती हो रहे हैं, बल्कि वो उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कहीं न कहीं अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस का न सिर्फ छोटा भाई है बल्कि सबसे बड़ा राजदार है, और विदेश में रहकर गैंग को पूरी तरह से न सिर्फ ऑपरेट कर रहा था बल्कि उसे एक मजबूती भी दे रहा था। निश्चित तौर पर अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी एक सेटबैक के तौर पर देखी जा सकती है लॉरेंस गैंग के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए एजेंसियों की, तो एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इससे न सिर्फ पूरे नेक्सस के बारे में पता चल पाएगा बल्कि ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से ये गैंग जो है ऑपरेट कर रहा था, कौन कौन लोग इस गैंग में शामिल थे, भारत में वो कौन कौन। ठीक है अनुज, नजर बनाकर रखे। बाकी दोनों सहयोगियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। फिर आपके पास आएंगे और भी अपडेट्स के साथ जब आप मौजूद होंगे। इस बीच बाबा सिद्दीकी के बेटे ने अनमोल बिश्नोई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मेरे पिताजी के केस में भी उसका नाम आया है, तो मैं चाहता हूं कि मुंबई उसे लाया जाए और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाए, उसको इंटरोगेट किया जाए, क्योंकि इसके बारे में जो अपडेट्स हमें मिल रहे थे, क्योंकि हम एक विक्टिम फैमिली है, तो हमें अमेरिका से अपडेट्स मिल रहे थे कि वो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी आयोवा में उनको डिटेन किया गया है, और आज अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से उसको बाहर फेंका गया है। तो क्या वो हिंदुस्तान आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, उसका हमें एक्शन लेना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द सरकार इस पे एक्शन लेवे और अनमोल बिश्नोई को अरेस्ट करके इंटरोगेट करे। लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई अमेरिका से लाया गया है। पंजाब के फाजिल्का जिले के दुतरान वाली गांव का रहने वाला है ये, और 26 साल का लड़का अपराध की दुनिया का एक खतरनाक मास्टरमाइंड माना जाता है। लेकिन दूसरों को डराने वाले अनमोल बिश्नोई का परिवार अब खुद अनमोल को लेकर डरा हुआ है। क्योंकि हमारा परिवार और हमारा समाज सदैव कानून का सम्मान किया है। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी लगभग पूरी हो रही है। तो दूसरी ओर आज एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को नेता सदन यानी कि मुख्यमंत्री के लिए चुन लिया गया है, और इस समय पटना में एनडीए के विधायकों की बैठक हो रही है जिसमें नीतीश कुमार को औपचारिक तौर पर नेता सदन चुना गया है। बैठक में सभी ने ध्वनि मत से नीतीश कुमार के नाम का समर्थन कर दिया।
और जल्दी से आपको नीतीश कुमार के अब तक के राजनीतिक सफर के बारे में बता देते हैं। दरअसल छात्र आंदोलन से निकले नीतीश कुमार 1985 में पहली बार हरनौत से विधायक बने। 1989 में बाढ़ लोकसभा सीट से चुनाव उन्होंने जीता और नीतीश कुमार लगातार 15 साल तक सांसद रहे। 1998-99 में अटल सरकार में पहली बार रेल मंत्री बनाए गए। 2000 में सीएम बने, 7 दिन में इस्तीफा उन्हें देना पड़ा। 2005 में आरजेडी को हराकर एनडीए सरकार के सीएम बने वो। 2010 में जेडीयू बीजेपी की फिर से बहुमत की सरकार बनी। 2014 में नीतीश ने पहली बार एनडीए से किनारा कर लिया और 2015 में आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। 2017 में फिर नीतीश ने यू टर्न ले लिया, एनडीए में लौट आए। 2022 में नीतीश ने पलटी मारी, महागठबंधन के साथ सरकार बनाई और 2024 में एनडीए में वापसी की। सीएम के पद पर नीतीश बरकरार रहे। 2025 में नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की प्रचंड जीत हुई। और हमारे सहयोगी पटना से इस वक्त जुड़ गए हैं साकेत कुमार। साकेत, क्या एनडीए के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है नीतीश कुमार को? और जैसा कि विपक्षी पार्टियां अभी तक लगातार दावा कर रही थी कि अंतिम तक देखिएगा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आज उस पर मोहर लग गई कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान एक माहौल बनाने की कोशिश हुई कि नीतीश कुमार को भले चेहरा आगे करके चुनाव ये लड़ रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, लेकिन आप आज देखिए एक के बाद एक आज बैठकों का दौर सुबह से चला। पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, वहां पर नेता और उपनेता बीजेपी के तरफ से अपने पार्टी के लिए चुना गया, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा यानी कि दोनों को फिर से रिपीट किया गया डिप्टी सीएम के पद के लिए। और दूसरी तरफ उसके बाद जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई, वहां भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता जेडीयू ने अपने पार्टी के स्तर पर चुन लिया। और अब अंदर जो है वो एनडीए विधायक दल की बैठक विधानसभा के सेंट्रल हॉल में चल रही है और वहां पर मुख्यमंत्री को एनडीए विधायक दल यानी कि सदन के नेता के तौर पर चुन लिया गया है इस बैठक में। और थोड़ी देर बाद यहां से अब नीतीश कुमार निकलेंगे और सीधे राजभवन वो यहां से पहुंचेंगे। राजभवन में वहां वो इस्तीफा देंगे सबसे पहले और इस्तीफा देने के बाद फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, क्योंकि कल 11:30 बजे का समय तय किया गया है जब पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। भव्य तैयारी है। इससे पहले जिस तरह की तैयारी आज तक जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ उन्होंने लिया है तब तक सादगी भरे माहौल में ही उनका शपथ हुआ है, लेकिन इस बार आप देखिए गांधी मैदान में भव्य तैयारी की गई है। और ये भव्य तैयारी इसलिए भी है क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत एनडीए को मिली है। आप समझिए 89 सीटों पर बीजेपी जीती है, 85 सीट पर जेडीयू को जीत मिली है और सहयोगी दल भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस उन लोगों ने किया है। तो एक बड़ी जीत है एनडीए की। तो ऐसे में एक भव्य तैयारी शपथ ग्रहण समारोह की पटना के गांधी मैदान में है और वहां पर प्रधानमंत्री के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, तमाम पार्टियों के बड़े नेता मौजूद होंगे। तो एक भव्य समारोह होगा, लेकिन उससे पहले आज जो औपचारिकताएं थी, चाहे वो विधायक दल का नेता चुनने का हो या फिर एनडीए का नेता चुनने का हो, वो तमाम प्रक्रिया आज पूरी कर ली गई है। अब से थोड़ी देर बाद अब राजभवन में चहल पहल ज्यादा होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे और सीधे राज्यपाल के पास जाकर पहले तो वो अपना इस्तीफा देंगे और फिर सरकार बनाने का दावा भी वो वहां पर पेश करेंगे। तो अब चंद मिनट की देरी है जब यहां से तमाम नेता और मुख्यमंत्री अंदर से बैठक के बाद बाहर निकलेंगे। जी विद्या। ठीक है साकेत, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। आज दोनों दलों यानी कि बीजेपी और जेडीयू की अलग अलग बैठक भी हुई। जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया, तो बीजेपी की बैठक में सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया और विजय सिन्हा को विधायक दल का उपनेता चुना गया। यानी कि दोनों नेता एक बार फिर से डिप्टी सीएम की कमान संभालेंगे। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने भी जो इससे पहले जिस तरीके से बीजेपी ने सरकार चलाई है, ठीक उसी तरीके से बीजेपी आगे भी सरकार चलाना चाह रही है, क्योंकि चेहरों में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आ रहा है। साकेत के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि अभी जो राजनीतिक हलचल दिखाई दे रही है, इस बीच कौन क्या कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है और हमारे उपनेता के लिए
जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। जी का आशीर्वाद से पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी ने मौका दिया। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है और पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको आगे बढ़ाना। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसद नेतृत्व को हृदय से आभार, सभी विधायकों को हृदय से आभार। तो अब आपको एक बार बता देते हैं कि कौन कौन से चेहरे इस बार नीतीश सरकार में आपको दिखाई देंगे। नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगते ही अब बिहार सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो कैसी है वो देख लीजिए। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार फिर से शपथ लेंगे कल 11:30 बजे। सम्राट चौधरी फिर से डिप्टी सीएम होंगे, शपथ लेंगे ये भी कल शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में। तो दूसरी तरफ विजय सिन्हा को भी डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। ये तीन प्रमुख चेहरे, बीच में आप नीतीश कुमार को देख रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और दोनों तरफ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। अब आइए जरा आपको बताते हैं कि मंत्रिमंडल का हिस्सा कौन कौन सा चेहरा होगा। विजय चौधरी नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, साथ ही साथ विजेंद्र प्रसाद यादव, मदन साहनी, सुनील कुमार, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी और मंजीत सिंह। इसके अलावा श्याम रजक और लेसी सिंह को भी जगह इस मंत्रिमंडल में मिलने जा रही है। तो ये तमाम अभी तक जो नाम और चेहरे निकलकर सामने आए हैं वो हैं। तो ये जेडीयू के थे, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से देखिए, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ये दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा रामकृपाल यादव, नितिन नवीन और मंगल पांडे मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। ये बीजेपी के कोटे से नीतीश सरकार में अपना कामकाज संभालेंगे। इसके अलावा हरी सहनी, नीरज बबलू, संजीव चौरसिया, श्रेयसी सिंह, राजू सिंह और जनक राम, ये चेहरे भी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। ये बीजेपी के कोटे से होंगे। तो ये तमाम वो नाम हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है और ऐसा जो कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होने जा रहा है, उस शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में ये सभी शपथ लेंगे। हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, जो अभी नाम निकलकर सामने आ रहे हैं वो फाइनल है, और क्या पिछले बार तक जो सरकार अभी तक चल रही है उस सरकार में जो चेहरे दिखाई दे रहे थे कमोबेश पूरा मंत्रिमंडल वैसा ही होगा? देखिए, कुछ चेहरे जरूर पिछले सरकार में जो काम कर रहे थे मंत्री पद पर वो रिपीट किए जाएंगे, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम माना जा रहा है कि रिपीट होंगे, चूंकि सम्राट चौधरी का तय है और विजय सिन्हा का भी उपनेता उन्हें बनाया गया है। इसके अलावा मंगल पांडे का जिक्र करें या फिर और भी जो फर्स्ट लाइनर जो मंत्री थे वहां, चाहे वो नितिन नवीन हो या फिर जनक राम हो, ये तमाम लोग, हरी सहनी हो, इन लोगों को जगह मिलेगी मंत्रिमंडल में। लेकिन इस बार सबसे अहम होगा महिलाओं की भागीदारी, क्योंकि महिलाओं ने जिस तरह से वोट किया है एनडीए को, और ये जो बड़ी जीत मिली है, लैंडस्लाइड विक्ट्री जो एनडीए को मिली है, उसके पीछे महिला वोटर सबसे इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है। और निश्चित तौर पर इस बार मंत्रिमंडल में भी महिलाओं की दावेदारी आपको अच्छी खासी दिखेगी। इसमें कई नाम भी चल रहे हैं। श्रेयसी सिंह की बात करें, वो स्पोर्ट्समैन भी है, वो निशानेबाज हैं, उनको रखा जा सकता है इस बार मंत्रिमंडल में, ऐसी चर्चा है। लेसी सिंह जेडीयू कोटे से पिछली बार भी मंत्री थी, इस बार भी उनको मंत्री बनाया जाएगा। शीला मंडल पिछली बार मंत्री थी, इस बार भी उनको रिपीट करने की चर्चा है। इसी तरह कई ऐसे नाम हैं जिनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। सबसे अहम है जो यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही है, चाहे नीरज बबलू की बात करें, श्रवण कुमार को रिपीट किया जा रहा है, विजय चौधरी को रिपीट किया जा रहा है, विजेंद्र यादव को रिपीट किया जा रहा है, ऐसे तमाम जो बड़े नाम है। ठीक, पार्टी से पहले दिल्ली पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करीब 100 करोड़ की ड्रग्स को बरामद किया। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए स्पेशल ऑपरेशन न्यू ईयर चलाया था। इस मामले में अब तक पुलिस ने दिल्ली और बेंगलुरु से कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 लोग दिल्ली से पकड़े गए हैं, जबकि एक बेंगलुरु से पकड़ा गया है।
साथ ही पुलिस ने ड्रग्स बनाने वाली एक फैक्ट्री को भी पकड़ लिया है। इसके बाद में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन हुआ है। गाजियाबाद नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर करीब 4 बीघे सरकारी जमीन पर से अवैध कब्जा हटाया है। नगर निगम की मेयर के मुताबिक सरकारी जमीन पर रातों रात न सिर्फ कब्जा कर लिया गया बल्कि 4 फुट ऊंची दीवार भी खड़ी कर दी। इसके बाद आनंद फानंद में नगर निगम की मेयर खुद मौके पर पहुंची और फिर बुलडोजर मंगवाकर अवैध कब्जा गिराया गया और सरकारी जमीन पर फिर से हमारी बड़ी कीमती जमीन है और वहाँ हमने अपनी तारबंदी कर रखी थी। कल शाम अचानक पता चला कि वहाँ कुछ लोग लगातार कब्जा करके निर्माण कर रहे हैं। मैंने संपत्ति वालों से पूछा कोई ऐसी सूचना मिली है। वहाँ में कहा हाँ हम गए भी थे किंतु फिर उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो मैंने कहा आप पहुँचो, मैं आ रही हूँ। 5-7 मिनट में हम पहुँचे, तभी बुलडोजर मंगाया। देखा तो हमारी 4 बीघे 10-15 बीघे जमीन थी। 4 बीघे पे उन्होंने लाइन खींच के और पूरी भराई 4 फुट की दीवार करके उन्होंने कर दी। तो उसको तुरंत कार्रवाई करके सब तोड़वाया, प्लेन करा। उनके खिलाफ FIR भी कराएंगे। गाजियाबाद में भूमाफिया बहुत है। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पार्थ पवार से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि फर्म के लेन देन की जांच रिपोर्ट आई है। ज्वाइंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन की जांच रिपोर्ट में अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई है। IGR राजेंद्र मुथे ने 300 करोड़ रुपए के विवादित लैंड डील की जो जांच रिपोर्ट सौंपी है उसमें पार्थ पवार का नाम नहीं है बल्कि इस रिपोर्ट में 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है। 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए सरकार को भेजा गया है। यह मामला पुणे के मुंदवा इलाके में 40 एकड़ जमीन अमाड़िया इंटरप्राइजेज को बेचने से जुड़ा हुआ है जिसमें पार्थ पवार एक पार्टनर है। आरोप है कि सरकारी जमीन को औने पौने दाम में बेच दिया गया है। साथ ही जमीन की खरीद में स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट दी गई। केंद्र सरकार ने पुराने वाहन मालिकों को एक और झटका दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने गाड़ियों की फिटनेस फीस में इजाफा कर दिया है। नई फिटनेस टेस्ट बढ़ने से कुछ वाहनों के लिए अब यह फीस 10 गुना हो गई है क्योंकि पुराने वाहनों के फिटनेस टेस्ट की जो फीस थी उसके मुकाबले अब फिटनेस टेस्ट की जो फीस है वो बढ़ गई है। केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने फिटनेस फीस 10 गुना बढ़ा दी है। फिटनेस फीस की हाई कैटेगरी के लिए गाड़ी की आयु सीमा भी घटा दी गई है। पहले 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों पर ही भारी फीस लगती थी। अब सरकार ने वाहनों की उम्र घटाकर 10 साल कर दी है, यानी कि अब गाड़ी के 10 साल पूरे होने के साथ ही फिटनेस करानी होगी उसकी। नया नियम 2 व्हीलर, ऑटो, कार समेत सभी वाहनों पर लागू होगा। गाड़ी की उम्र बढ़ने के साथ फिटनेस टेस्ट भी फीस बढ़ा दी गई है। 20 साल से पुराने ट्रक बस की फिटनेस फीस 25,000 तक हो गई है। पहले ट्रक बसों की फिटनेस फीस सिर्फ 2500 रुपए थी। इस तरह से कारों की फिटनेस फीस 15,000, बाइक स्कूटी की फीस 2,000 तक पहुंच गई। एक छोटा सा ब्रेक और लौट